नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में चैप्टर 27 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। संपूर्ण कृषि विज्ञान मिश्रित प्रश्न में आपको 350 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन इसी क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गली फसल को किसके रूप में जाना जाता है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हेजरा, इंटरक्रॉपिंग, एवेन्यू क्रॉपिंग, इन सभी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बाग में एक वर्षीय मौसमी फसल लगाना कौन सी फसल का उदाहरण है इनमें से? तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एले क्रॉपिंग, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ फसल पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। मिश्रित खेती यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 क्वेश्चन नंबर, भारत में कार्बनिक खेती का प्रमाणीकरण करता है। तो भारत में कार्बनिक खेती का प्रमाणीकरण इनमें से कौन करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत में कार्बनिक खेती के उत्पादन में अग्रणी राज्य में से कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैनोला का तात्पर्य कनाडा में तिलहन रेपसीड की किस्मों से है। कैनोला के बीजों में निम्नलिखित में से शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2% से कम इरोसिक अम्ल। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक खेत में अलग अलग ऊंचाई की फसलें एक साथ लगाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग कहलाता है। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग कहलाता है एक खेत में अलग अलग ऊंचाई की फसलें एक साथ लगाना। अगला प्रश्न 8 क्वेश्चन नंबर, मिश्रित फसल कौन से क्षेत्र में लगाते हैं? तो मिश्रित फसल की बात करें तो बरानी क्षेत्रों में मिश्रित फसल लगाते हैं। अगला प्रश्न है 9, एक वर्ष में खेत में एक से अधिक फसलें लगाना क्या कहलाता है? तो एक वर्ष में खेत में एक से अधिक फसलें लगाना मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, रिले फसल प्रणाली को कहते हैं। तो रिले फसल प्रणाली को उपरोक्त सभी कहते हैं। इनमें से ओवर क्रॉपिंग सिस्टम, उतेरा फार्मिंग, पेरा फार्मिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर सभी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन नंबर है, कार्बनिक खेती शब्द दिया था। तो कार्बनिक खेती शब्द किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर आपको आंसर देना है। एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वाल्टर नॉर्थ बोर ने कार्बनिक खेती शब्द दिया था। अगला प्रश्न है 12 क्वेश्चन नंबर, कार्बनिक खेती के जनक इनमें से कौन से हैं? आपको बताना है कार्बनिक खेती के जनक। तो आंसर हो जाएगा सर अल्बर्ट हावर्ड। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा कार्बनिक खेती के जनक। अगला प्रश्न है 13 क्वेश्चन नंबर, शुष्क भूमि की अधिकांश मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। तो कितने % होती है? तो आंसर हो जाएगा 1% से कम। अगला प्रश्न है, पुनर्स्थापन फसल का उदाहरण कौन सा इनमें से है? तो आंसर हो जाएगा लोबिया पुनर्स्थापन फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न 15, यहाँ पर आपको फिल करना है, फसल जो मिट्टी से तत्वों का अधिक आक्रामक रूप से उपभोग करने के लिए जानी जाती है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा एग्जॉस्टिंग क्रॉप्स। अगला प्रश्न है, पौधों को नहीं मिट्टी को खिलाएं के लिए शब्द आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी खेती। यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, गेहूं की बौनी किस्मों में बीज व भूसा का अनुपात कितना होता है, कितना रखा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1:1.25। अगला प्रश्न है, नोरिन 10 जीन की खोज किसने की है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंजिरो इनजुका। नोरिन 10 जीन की खोज की है। अगला प्रश्न है, गेहूं का टुंडू रोग का रोग कारक आपको बताना है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सूत्रकृमि और जीवाणु। यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 20,
धान के 1 हेक्टेयर पौधरोपण के लिए डैपोंग विधि से नर्सरी में स्थान की आवश्यकता होगी, तो कितने स्थान की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25 से 30, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, धान की SRI श्री विधि कौन से देश से विकसित की गई है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, निम्न में से धान की अगेती किस्म इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रत्ना धान की अगेती किस्म है। अगला प्रश्न है, प्याज एक प्रकार का पौधा है, तो आपको बताना है C3 पौधा है, C4 पौधा है या कैम पौधा है? तो यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा बी, प्याज एक C4 पौधा के अंतर्गत आता है। अगला है, ज्वार एक प्रकार का पौधा है, तो ज्वार यहाँ पे आंसर हो जाएगा C4 पौधा के अंतर्गत आता है ज्वार। अगला प्रश्न है, गहरी जड़ वाले पौधों के उदाहरण इनमें से कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा चना और कपास गहरी जड़ वाले पौधे के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जूट का कुल आपको बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टिलियसी। अगला प्रश्न है, दिवस निष्प्रभावी पौधे इनमें से कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी। अगला प्रश्न है, मक्का का उद्गम इनमें से आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अगला प्रश्न, मिस्र किस फसल का मूल स्थान है? तो आंसर हो जाएगा बरसीम, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। गन्ने के पुष्पक्रम को कहते हैं, तो गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एरो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ICAR राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, इसका सही जवाब बनेगा। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो गेहूं में प्रोटीन की बात करें तो 12% प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, गेहूं में किस प्रोटीन की कमी होती है? तो गेहूं में थियोनिन प्रोटीन की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर बनेगा लाइसिन, थियोनिन और ट्रिप्टोफेन, इन सभी की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है 34, किसान के पास 3 सिंचाई के लिए केवल पानी है, वह किस अवस्था में गेहूं में लगाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा CRI हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पर बनेगा जड़ों की अवस्था और दानों में दूध की अवस्था बनने, यहाँ पर दानों में दूध बनने की अवस्था, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला है, गेहूं का नकलची खरपतवार इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा एवेना, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 क्वेश्चन नंबर, फेलिस माइनर को किसके स्प्रे द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरान। अगला प्रश्न है, अर्ध कठोर अनाज में अनाज का पेयरलिंग सूचकांक क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा 29 से 40। अगला प्रश्न है, गेहूं की बुआई की सर्वोत्तम विधि इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा FRRB, कोण सिंचित उठी हुई क्यारी प्रणाली। अगला प्रश्न है, गेहूं का आंतरिक बीज जनित रोग इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गेहूं का आवृत कंड, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 40 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित को मिलान करना है, तरफ रोग दिए गए हैं, दूसरी तरफ रोग कारक दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट का बी, भूरा किट जो है पक्सिनिया रिकोंडिटा, और सेकेंड काला किट का यहाँ पे मिलान हो जाएगा पक्सिनिया ग्रेमिनी टिटसाई, और थर्ड का यहाँ पर डी हो जाएगा धारीदार किट पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस, 4 का सी मिलान हो जाएगा करनाल बंड का निगोसिया इंडिका। अगला प्रश्न है 41, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, गेहूं की प्रजातियां एक तरफ हैं, दूसरी तरफ वनस्पतिक नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर 41 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए, 3 का बी और 4 का डी। तो मैक्रोनी गेहूं की बात करें तो टिटकम ड्यूरम, और एमर गेहूं की बात करें तो टिटकम डाइकोकम, और ब्रेड गेहूं की बात करें तो टिटकम एस्टिवम, और भारतीय बौना गेहूं टिटकम सेपेरोकोकम। अगला प्रश्न है यहाँ पर 42, गेहूं का करनाल बंट किसके कारण होता है? तो गेहूं का करनाल बंट आपको बताना है किसके कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टिलेटिया इंडिका, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, बौनी गेहूं की किस्मों की बुआई की गहराई आपको यहाँ पर बतानी है। तो बौनी गेहूं की किस्मों की बुआई की गहराई
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 से 5 सेमी। अगला प्रश्न है, सिंचित उत्तर भारतीय राज्यों में अप्रचलित फसल प्रणाली इनमें से कौन सी है? तो धान गेहूं इसका राइट जवाब हो जाएगा। गेहूं के रतुआ रोली का वैकल्पिक परपोसी इनमें से कौन सा है? तो उपयुक्त सभी, मोहनिया, जंगली जई, बारबेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्रण का लाभ है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कीट एवं रोग का प्रकोप कम करना, मिट्टी की उर्वरता स्थिति को बनाए रखना, खरपतवारों को नियंत्रण में रखने के लिए। अगला प्रश्न है 47, लंबे तने और गिरने की समस्या चावल के किस प्रकार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इंडिका चावल। अगला प्रश्न है, चावल की खेती का गैर पारंपरिक क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो आंसर होगा पंजाब और हरियाणा। अगला प्रश्न 49, बोरो या दलुआ प्रकार के चावल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बोरो या दलुआ प्रकार के चावल को रबी चावल के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत के चमत्कारी चावल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जया इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 51, pH 8.5 EC4 और 15 से कम वाली मिट्टी को किस प्रकार नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लवणी मिट्टी। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस किस्म को किसकी कमी से निपटने के लिए विकसित किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन ए, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चावल में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला जैव उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एजोला। अगला प्रश्न है, चावल का बकानी रोग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्रेलिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद और भूरे चावल में प्रोटीन का प्रतिशत आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा 6 to 7 और 7.9%। अगला प्रश्न, चावल की फसल में बीज दर के संबंध में कौन सा संयोजन गलत है इनमें से? तो यहाँ पर 56 का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा संकर 50 kg प्रति हेक्टेयर, यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला है, चावल की फसल में किस नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की व्यापक रूप से सिफारिश की जाती है? तो आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, जौ में प्रोटीन की मात्रा कितने % होती है? तो जौ में प्रोटीन की बात करें तो 11.5% होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण यौगिक गेहूं का घटक है लेकिन जौ में नहीं पाया जाता इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ग्लूटीन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन केवल 2 पंक्ति वाले जौ का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा हॉर्डियम डेस्टिकोन। अगला प्रश्न है 61, जौ की भूसी रहित किस्म इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डोलमा, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, टिफ्ट 60 और टिफ्ट 23A, टिफ्ट 18A लाइन क्रमशः किस फसल की नरबंधता से जुड़ी हुई है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ज्वार और बाजरा। अगला प्रश्न है, अमन चावल की बुआई का समय इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जून और जुलाई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल खारे पानी के प्रति तुलनात्मक रूप से अधिक सहिष्णु है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जौ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गेहूं के दानों का रंग नियंत्रित होता है। तो गेहूं के दानों का रंग किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओलिगोजेनिक के कारण। अगला प्रश्न है, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हिरनकुरी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, गेहूं की उत्पादकता में प्रथम राज्य इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम, यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर सही जवाब बनेगा पंजाब। अगला है, गेहूं 24D के प्रति संवेदनशील किस्म इनमें से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, अर्जुन और लोक 1, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला है, गेहूं की किलर बीमारी से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा काली रोली को गेहूं की किलर बीमारी से जाना जाता है। अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में रबी मक्का की खेती की जाती है? तो आंसर हो जाएगा बिहार, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला है, मृदा के विज्ञान के जनक कौन है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीवी डोकुचेव। अगला प्रश्न है, गेहूं के पकने के लिए इष्टतम औसत तापमान की आवश्यकता लगभग कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 14 से 16%। किस तत्व के बाजरा के डाउनी मिल्ड्यू रोग को दबा दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोराइड। अगला प्रश्न है 74, जौ का आवृत्त कंड रोग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अस्टिलेगो हार्डी। अगला प्रश्न है, मक्का के लिए डबल क्रॉस हाइब्रिड तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा डीएफ जोन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है
यूरिया की खोज किसने की है? तो यूरिया की खोज फ्रेडरिक वोहलर ने की थी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है? तो औद्योगिक जो अमोनिया है वो हाइबर बोच मेथड से बनाई जाती है। अगला है, जिन उर्वरकों में द्वया तीनों ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जटिल उर्वरक कहते हैं। अगला प्रश्न है, राक फॉस्फेट का उपयोग कौन सी मृदाओं में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अम्लीय मृदाओं में राक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। भारत में पूर्णतः निर्मित उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डाई अमोनियम फॉस्फेट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 है, आलू की फसल के लिए उपयोगी पोटासधारी उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, NO3 को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने में सहायक जीवाणु कौन सा है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा थायोबैसिलस। अगला है, जलभराव मृदाओं में उपयोगी नाइट्रोजनधारी उर्वरक इनमें से? तो आंसर बनेगा अमोनियम सल्फेट। अगला है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को फसल में देते हैं? तो आंसर हो जाएगा थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अगला प्रश्न है, यूरिया किस प्रकृति का उर्वरक है? तो यूरिया अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। अगला प्रश्न है, रोपण फसलों में सर्वाधिक प्रयोग किस फास्फोरस उर्वरक का करते हैं? तो आंसर हो जाएगा रॉक फास्फेट। अगला है, पौधों में विटामिन सी व शर्करा के संश्लेषण में सहायक है? तो आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम। अगला प्रश्न है, साइटोक्रोम्स फायरिडॉक्सिन हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आयरन। अगला प्रश्न है, ब्रेसिकेसी जाति सरसों की पत्तियों का प्याले नुमा आकार किसकी कमी से हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी सल्फर। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल महत्वपूर्ण एंजाइम? तो आंसर बनेगा नाइट्रोजेनेज और हाइड्रोजेनेज। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, अमोनीकरण में किसका निर्माण होता है? तो अमोनीकरण में बात करें तो एमिनो एसिड से अमोनिया का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 92, निम्न में से ऑक्सीजन का वाहक इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन। अगला है, निम्न में से कौन सा मृदा सौरीकरण की आवश्यकताओं से संबंधित सबसे उपयुक्त संयोजन है इनमें से? तो 93 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु पारदर्शी पॉलीथीन नम मिट्टी। अगला है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी से आच्छादित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनसेप्टी सोल। सर्वाधिक जल अपर्दन किस राज्य में पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अगला है, जल अपर्दन का सर्वाधिक हानिकारक चरण इनमें से कौन सा है? तो परत क्षरण जो है जल अपर्दन का सर्वाधिक हानिकारक चरण है। अगला है, मृदा निर्माण वितरण मृदा गुण के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी के रूप में जाना जाता है। अगला है, भू पपड़ी में सिलिका की मात्रा होती है तो कितने परसेंट होती है? यहाँ पे 27.72% होती है। मिट्टी का वास्तविक घनत्व कौन सा है? तो मिट्टी का वास्तविक घनत्व जो है वो कण घनत्व। अगला है, कार्बनिक पदार्थ डालने पर स्थूल घनत्व पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा घटता है। अगला है, दोमट मिट्टी की सरंध्रता आपको यहाँ पर बतानी है। तो आंसर हो जाएगा 47%। अगला प्रश्न है, मिट्टी का रंग स्पेक्ट्रम किसके द्वारा तय किया जाता है? तो मिट्टी का रंग स्पेक्ट्रम की बात करें तो ह्यूमस के द्वारा तय किया जाता है। तो अगला है, यहाँ पर आयरन प्रधान ऑक्सीकृत मृदा का रंग होता है? तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न है, केसी जल का मान होता है? तो केसी जल का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मृदा को पोषक तत्वों का थैला किसने कहा था? तो मृदा को पोषक तत्वों का थैला किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा व्हिटनी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है, भारतीय मृदा विज्ञान व कृषि रसायन के जानक इनमें से कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा JW लीथर यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 1 हेक्टेयर पृष्ठीय मृदा का वजन कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁶ kg। अगला प्रश्न है, थायोयूरिया एक उर्वरक है तो थायोयूरिया आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कृत्रिम नाइट्रिफिकेशन अवरोधक। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मृदा का कणाकार ज्ञात करने के लिए मृदा नमूना लेते हैं
तो मृदा का कणाकार ज्ञात करने के लिए मृदा का जो नमूना लेते हैं वो 20 केजी। अगला है 20 ग्राम, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 20 ग्राम नमूना लिया जाता है। अगला है इलाइट में K2O की मात्रा आपको बतानी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6 से 10%। अगला प्रश्न है मीजोफिल्स सूक्ष्म जीवों के लिए इष्टतम तापमान आपको बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 से 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, अधिकांश मृदा सूक्ष्म जीव होते हैं, तो अधिकांश मृदा सूक्ष्म जीव मीजोफिल्स होते हैं। अगला है मृदा में कवक किस पीएच मान पर वृद्धि करते हैं, तो मृदा में कवक 4.5 से 6.5 पीएच पर वृद्धि करते हैं। अगला है एक्टिनोमाइसिटीज अपने विकास के लिए कौन सी स्थिति पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हल्की लवणीय मृदा। अगला है मानसून की पहली बौछार में मिट्टी की गंध किसके कारण होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्टिनोमाइसिटीज के कारण। अगला है मृदा में सर्वाधिक जीवाणुओं का कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैसिलस। अगला प्रश्न है कौन सा पोषक तत्व मिट्टी में नोड्यूल निर्माण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण को प्रभावित करता है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विनाइट्रीकरण मुख्यतः होता है, तो विनाइट्रीकरण किसमें होता है, तो आंसर हो जाएगा अवायवीय। अगला प्रश्न है यहाँ पर पी के खनिजीकरण के लिए CNP का इष्टतम अनुपात होना चाहिए, तो यहाँ पे 100:10:1। अगला प्रश्न है नाशपाती में तुलसीता रोग को कम करता है, तो नाशपाती में तुलसीता रोग क्लोराइड को कम करता है। अगला है कार्बनिक पदार्थ की गणना के लिए सही इनमें से आपको बताना है फार्मूला, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा OC/1.724। अगला है संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता किसके द्वारा मापी जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमोजमीटर, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला है हाइड्रोलिक चालकता निम्न क्रम में घटती पाई जाती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है म्यूरेट ऑफ पोटाश में लाल रंग किसके कारण होता है, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश में आपको बताना है लाल रंग किसके कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा अशुद्धियाँ। अगला है फेल्डस्पार प्राथमिक खनिज है जो किसमें प्रमुखता से पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है मिट्टी में हवा के कटाव के लिए प्रतिरोधी किस बिंदु पर होता है, तो आंसर हो जाएगा क्षेत्र क्षमता। अगला प्रश्न है आधारशिला किस मिट्टी में अनुपस्थित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में आधारशिला बेड रॉक की अनुपस्थिति होती है। लवणीय मिट्टी को किसके रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा सोलन चौक के रूप में जाना जाता है। अगला है मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो मिट्टी का लाल रंग हेमेटाइट के कारण होता है। मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, तो मिट्टी के काले रंग की बात करें तो टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। अगला प्रश्न है मृदा एक बिंदु से कुछ पदार्थ जैसे क्ले Fe2O3 Al2O3 अन्य लवण दूसरे बिंदु पर गति या स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा एलुवेशन कहते हैं। अगला है 1 हेक्टेयर सेंटी में पानी होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। अगला है प्रश्न यहाँ पर बहाली का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लीबिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है टेंसियोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिचार्ड एंड गार्डनर के द्वारा। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जो ऊपरी परतों से सिक्वी ऑक्साइड के बजाय सिलिका को हटाती है और इस तरह सिक्वी ऑक्साइड को सोलर में केंद्रित करने के लिए छोड़ देती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लेटराइजेशन। अगला प्रश्न है इनमें से सबसे तेजी से मिलने वाला आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन उर्वरक। अगला प्रश्न है कौन सा पूर्णतः उदासीन उर्वरक इनमें से है, तो आंसर हो जाएगा कैन, किसान खाद जिसे कहते हैं। अगला है उर्वरकों में अम्ल और क्षारीय समकक्ष समतुल्यांक विश्लेषण के लिए कौन सा एक प्रयोग में लिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा CaCO3 उपयोग में लिया जाता है। अगला है भूखमरी विकार किसकी कमी से होता है, तो भूखमरी विकार जो है वो
नाइट्रोजन की कमी से होता है। निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2010 में। अगला है भारतीय इंडोर कंपोस्टिंग विधि की खोज किसने की है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सर अल्बर्ट हार्वर्ड एंड वडे, 1924 से 26। अगला है 142 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर आपको फिल करना है। आमतौर पर कृषि भूमि पर लगभग 6% की ढलान तक और उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 600 मिमी से कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो कंटूर बडिंग कहते हैं। अगला है इसे लगभग 2 से 10% ढलान और उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 600 मिमी से अधिक होती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्रेडेड बडिंग। अगला प्रश्न है जिंग टेरेसिंग को कितने प्रतिशत भूमि ढलान में अपनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 से 10%। अगला प्रश्न है CaO का CA रूपांतरित अनुपात इनमें से क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा CaO इंटू 1.72। अगला प्रश्न है 100% से अधिक की सुगठितता सूचकांक से पता चलता है कि मिट्टी अपेक्षाकृत है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ढीला, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है हल्का हरा रंग भूमि क्षमता वर्गीकरण में किस वर्ग को दर्शाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट। पानी की वह मात्रा जिस पर मिट्टी अर्ध ठोस हो जाती है क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही जवाब बनेगा। अगला है जुताई के लिए कौन सी सुगठितता अच्छी है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी भुरभुरी सुगठितता। अगला है बीज के अंकुरण के लिए सबसे अच्छा मिट्टी का तापमान इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे अच्छा मिट्टी का तापमान इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगला है मिट्टी में अपक्षयित के लिए सबसे प्रतिरोधी खनिज इनमें से कौन सा है? तो आंसर होगा क्वार्टज। अगला प्रश्न है जमने पर सामान्यतः पानी का कितना आयतन बढ़ जाता है इनमें से? तो आंसर होगा 9%। अगला प्रश्न है बेसिक स्लैग में कितना प्रतिशत मैग्नीज होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 से 3%। अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट में सल्फर का प्रतिशत आपको बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 22.5%। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी निर्जलित अमोनिया। अगला प्रश्न अम्लीय मृदा में कौन से पोषक तत्वों की विषाक्तता होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है लवणी व क्षारीय मृदाओं में बिजाई के लिए कितने प्रतिशत बीज अधिक रखते हैं? तो यहाँ पे आंसर बनेगा 10 से 15%। कम चूना चाहने वाली फसल इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 60 क्वेश्चन नंबर। क्षारीय मृदाओं में घुलनशील लवण की मात्रा पाई जाती है, तो कितने % यहाँ पर पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा 0.1% से कम। अगला है निम्न में से सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिस्टोसोल्स। अगला है पराग नलिका का विकास करता है, तो पराग नलिका का जो विकास होता है ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है यूरिएज एंजाइम का घटक होता है, तो यूरिएज एंजाइम का जो घटक है वो निकिल है। अगला है रोगों व कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्थूल मृदा का स्थूल घनत्व होता है, तो मृदा का स्थूल घनत्व की बात करें तो 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला है मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। अगला है लगातार जलमग्नता या बाढ़ के कारण धान की मिट्टी में कई विद्युत रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जलमग्न धान की मिट्टी में विद्युत रासायनिक परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिट्टी की रेडॉक्स क्षमता में वृद्धि। अगला प्रश्न है विश्व की मुख्य तिलहन इनमें से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सोयाबीन। अगला प्रश्न है भारत की खरीफ की मुख्य दलहन इनमें से कौन सी है? तो आंसर बनेगा अरहर। अगला प्रश्न है सुनहरी रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरी रेशा जो है वो जूट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है तिलहनी फसलों की रानी किसे कहते हैं? तो तिलहनी फसलों की रानी जो है
तिल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मोटे अनाजों का राजा किसे कहते हैं? तो मोटे अनाजों का राजा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ज्वार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का मुख्य भोजन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर धान भारत का मुख्य भोजन है। अगला है ब्लैक 47 किससे संबंधित है? तो ब्लैक 47 आयरलैंड के अकाल से संबंधित है। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है अम्लीय मिट्टी सामान्यतः कहाँ पाई जाती है और बनती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। अगला प्रश्न है यहाँ पर मिट्टी के ठोस भाग के प्रति इकाई आयतन के भार को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कण घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है एग्रोनॉमी में एग्रो शब्द का अर्थ इनमें से क्या है? तो आंसर हो जाएगा क्षेत्र। अगला प्रश्न पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की क्षमता को कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बफरिंग क्षमता। अगला प्रश्न इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है? आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों कथन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है फॉरेस्ट कौन सी भाषा का शब्द है? तो फॉरेस्ट लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है एपी कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो एपी कल्चर यहाँ पर लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितने % होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20%। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 24% अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट जवाब बनेगा आधार अवधि फसलों की बुआई से कटाई के बीच की समयावधि। अगला है नांगफनी को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित जैविक विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डेक्टिलोपियस टोमेंटोसस। अगला है लैग कल्चर में लैग शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न है रेशम कीट पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सहतूत। अगला प्रश्न है लाख कीट पालन के लिए उपयुक्त वृक्ष इनमें से कौन सा है? तो आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। अगला है रेशे वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है? तो रेशे वाली फसलों का राजा कपास को कहा जाता है। अगला है सब्जियों की तुड़ाई करते हैं? तो सब्जियों की तुड़ाई उद्यानिकी परिपक्वता पर की जाती है। अगला है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अनाज। अगला प्रश्न है वसा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वसा का जो मुख्य स्रोत है वो तिलहन है। अगला है खनिजों का मुख्य स्रोत क्या है? तो खनिजों का मुख्य स्रोत सब्जियां हैं। अगला है प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत दलहन है। अगला है टूना मछली में प्रोटीन की मात्रा कितने % होती है? तो आंसर हो जाएगा 28%। अगला है अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है? तो अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा धान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है अनाजों में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो अनाजों में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा गेहूँ में पाई जाती है। अगला है अनाजों में सबसे कम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो अनाजों में प्रोटीन की सबसे कम मात्रा जो है वो धान में पाई जाती है। अगला है अनाजों में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है? तो बाजरा में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। चारे वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं? तो चारे वाली फसलों का जो राजा है उसे बरसीम को कहा जाता है। यहाँ पर अगला है क्लाइमेट कौन सी भाषा का शब्द है? तो क्लाइमेट जो है कथन फर्स्ट है यहाँ पर चावल में जंगली चावल खैरा खरपतवार का एक उदाहरण है। कथन सेकेंड है फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा का प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है। कथन थर्ड है फसल खरपतवार प्रतियोगिता अंतरजातीय और अंतरजातीय हो सकती है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल थर्ड कथन जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा। फसल खरपतवार प्रतियोगिता अंतरजातीय और अंतरजातीय हो सकती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 203 किसमें पार्थेनियम स्पीसीज को विस्थापित करने की क्षमता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेंदा इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है? तो पैराक्वाट आपको बताना है किस प्रकार का शाकनाशी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैर चयनात्मक पर्ण आवेदन और संपर्क शाकनाशी है। अगला प्रश्न 205 क्वेश्चन नंबर कथन फर्स्ट है एनागैलिस और चेनोपोडियम अविकल्पी खरपतवार है। कथन सेकेंड है साइप्रस एक घास खरपतवार है।
कथन थर्ड है, बाला चावल किस्म सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण है, सही कथन बताएं। तो यहाँ पर 205 का आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट कथन जो है यहाँ पर सही जवाब है। एनागैलिस और चेनोपोडियम अविकल्पी खरपतवार हैं। अगला प्रश्न है 206 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा गेहूं की खड़ी फसल में देने वाला शाकनाशी है इनमें से। तो आंसर की यहाँ पर बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 207 क्वेश्चन नंबर, मक्का का उत्पत्ति स्थल आपको बताना है यहाँ पर। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको। मक्का का उत्पत्ति स्थल मैक्सिको है। अगला प्रश्न है 208 क्वेश्चन नंबर, खरपतवार फसल के साथ साथ एक ही समय और ऊंचाई पर पकते हैं। फसल के बीज के समान आकार और आकृति के कारण मनुष्य अनजाने में खरपतवार की कटाई भी कर लेता है और खरपतवारों के बीज के फैलाव में सहायता करता है। ऐसे खरपतवार क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैटेलाइट खरपतवार कहलाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार इनमें से आपको बताना है। तो गेहूं के आपत्तिजनक खरपतवार की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिरण खुरी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नर्सरी से पौधे खरीदते समय कितने प्रतिशत अतिरिक्त खरीदने चाहिए। तो नर्सरी से पौधे खरीदते समय 15% अतिरिक्त पौधे खरीदने चाहिए। अगला प्रश्न है, नर्सरी के पौधों को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाना क्या कहलाता है। तो नर्सरी के पौधों को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाना हार्डनिंग ऑफ कहलाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, टमाटर के पौध को नर्सरी से खेत में कितने समय बाद स्थानांतरित करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 से 4 सप्ताह। अगला प्रश्न है, नर्सरी की उठी हुई क्यारी बनाते हैं। तो नर्सरी की उठी हुई क्यारी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर बनाते हैं। अगला प्रश्न है, आम में बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आपको बताना है इनमें से किसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ओलूर में। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फलों का सेवन करना चाहिए। तो आंसर बनेगा 100 ग्राम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1 हेक्टेयर टमाटर के रोपण के लिए नर्सरी में स्थान की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100 से 125। अगला प्रश्न है, नर्सरी में मातृ पौधों के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। तो आंसर बनेगा 10%। अगला प्रश्न है 218 क्वेश्चन नंबर, 1 हेक्टेयर गोभी के पौधरोपण के लिए नर्सरी में स्थान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 125 से 200। अगला प्रश्न है, सतही पपड़ी के प्रबंधन के लिए सही वाक्य को पहचानें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा। पहला, दूसरा और तीसरा, चूने का प्रयोग, मोटे चने के बीज बोना, और थर्ड है समय समय पर पानी छिड़कते रहना। अगला प्रश्न है, फालसा का प्रवर्धन किया जाता है। तो फालसा का प्रवर्धन आपको बताना है किसके द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बीज के द्वारा फालसा का प्रवर्धन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष कहते हैं। तो कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आंसर बनेगा रोहिडा, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, अंगूरों से शराब बनाने का अध्ययन किया जाता है। तो अंगूरों से शराब बनाने का अध्ययन यहाँ पर विनिकल्चर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता आपको बताना है किसमें पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में, आम, नींबू और जामुन, इन सभी में बहुभ्रूणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पत्ती कलम का उदाहरण आपको बताना है यहाँ पर। तो पत्ती कलम का उदाहरण है ब्रायोफाइलम। अगला है, आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको सस्य विज्ञान के जनक बताना है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा पेड्रो डी क्रेसेंजी, सस्य विज्ञान के जनक हैं। अगला है, खरपतवार प्रबंधन की बचाव विधि इनमें से आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, खरपतवार कानूनों का प्रवर्तन, अच्छी तरह सड़ी हुई खाद का उपयोग। अगला है, एक किसान पंचभुजाकार विधि से खजूर का बाग 6 × 6 मीटर की दूरी पर 0.75 हेक्टेयर में लगाना चाहता है। तो उसे कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो यहाँ पर 376 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है, बाजार के पास बाग लगाने की सबसे उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है। तो बाजार के पास सबसे
बाग लगाने की सबसे उपयुक्त विधि जो है षटभुजाकार प्रणाली है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक किसान को 3 हेक्टेयर में 9x9 मीटर की दूरी से वर्गाकार विधि से आंवले का बाग लगाना है तो किसान को कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 370। अगला प्रश्न है, बाग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा इनमें से कौन सी है? तो बाग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो है यहाँ पर दोमट है। अगला प्रश्न है, बाग लगाने के लिए मृदा की गहराई होती है तो कितने मीटर रखी जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मीटर। अगला प्रश्न है, बाग में सिंचाई की उपयुक्त विधि आपको बतानी है तो बाग में सबसे उपयुक्त सिंचाई जो है बूंद बूंद सिंचाई विधि है। अगला प्रश्न है, वायुरोधी वृक्ष को कौन सी दिशा में लगाते हैं? तो वायुरोधी वृक्ष को उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन इनमें से क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र में बाग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंटूर विधि। अगला प्रश्न है, लीची में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है तो लीची में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि की बात करें तो वायुदाब विधि है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 237 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर है एवाकाडो में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि आपको बतानी है तो आंसर हो जाएगा पेज कलिकायन, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, आम में स्टोन ग्राफ्टिंग प्रवर्धन के लिए व्यावसायिक रूप से कहाँ काम में ली जाती है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, पार्थेनोकार्पिक बीज रहित फल तैयार करने के काम में लेते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा GA3। अगला प्रश्न है, GA3 का नामकरण किसने किया था? तो GA3 का नामकरण किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, साइटोकाइनिन का अग्रक है तो साइटोकाइनिन का जो अग्रक है वो काइनेटिन है। अगला प्रश्न है, साइटोकाइनिन पौधे के कौन से भाग में संश्लेषित होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जड़ के शीर्ष भाग में संश्लेषित होता है। राइपनिंग हार्मोन कहते हैं तो आपको यहाँ पर बताना है 243 क्वेश्चन में राइपनिंग हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इथाइलिन। अगला प्रश्न है, कम साइटोकाइनिन व अधिक ऑक्सीजन का प्रभाव होता है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जड़ों की अधिक वृद्धि होती है। अगला है, बीजों की प्रसुप्ति तोड़ने के लिए उपयोग में लेते हैं तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा GA3 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शीर्ष प्रभाविता का कारण क्या है? तो शीर्ष प्रभाविता का जो कारण है वो ऑक्सीजन है। अगला है, उत्तक संवर्धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन है। अगला है, DNA और RNA के संश्लेषण में सहायक है तो DNA और RNA के संश्लेषण में से इनमें से बताना है कौन सा सहायक है? तो ऑक्सीजन यहाँ पर सहायक है। अगला प्रश्न है, हाथ द्वारा परागण कौन से पौधे में करवाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी खजूर, इसका सही जवाब बनेगा। प्रोटोगाइनी पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो किसमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनार में प्रोटोगाइनी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विलिंगी सब्जी कौन सी है? तो द्विलिंगी सब्जी की बात करें तो उपयुक्त सभी है, कसावा है, चौलाई और कद्दू वर्गीय सब्जी। अगला प्रश्न है, एट्राजीन, पेंडिमेथालिन, ब्यूटाक्लोर, थियोबेन कार्ब, प्रीटिला क्लोर किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्री इमर्जेंस। अगला प्रश्न है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जैव रसायन आधारित फसल संबंधी नकलची खरपतवार का पहला प्रमुख उदाहरण आपको बताना है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं में फलरिस माइनर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यूरिया गोल्ड में नाइट्रोजन की मात्रा आपको बतानी है तो यूरिया गोल्ड में नाइट्रोजन यहाँ पर 37% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि के प्रारंभ में पोषक तत्वों के आवेदन के साथ विकास में तेजी से वृद्धि हो सकती है जिससे पौधे में पोषक तत्वों की सांद्रता में थोड़ी कमी हो जाती है तो अनुकरण प्रभाव के कारण इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
स्टीनबर्ग प्रभाव, इसका राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी, स्टीनबर्ग प्रभाव। अगला प्रश्न है हार्मोन किस भाषा का शब्द है? तो हार्मोन आपको बताना है किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक भाषा का शब्द है हार्मोन। अगला प्रश्न है कौन सा पीजीआर रबर प्लांट में लेटेक्स के प्रभाव को बढ़ाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इथाइलिन। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्ररूह के अंतिम भाग को हटाने को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छांगना। अगला है 259 क्वेश्चन नंबर, डी हॉर्निंग एक प्रकार का है, तो डी हॉर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रूनिंग। अगला क्वेश्चन है एक प्राकृतिक रूप से संश्लेषित होने वाली वृद्धि अवरोधक है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन ए बी है। अगला प्रश्न है कैलस के पक्ष में उच्च साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात आपको बताना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाखा निकलना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वायु अवरोधक वृक्ष है? तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, जामुन और देसी आम, इसका राइट जवाब बनेगा। क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेब जो है क्लाइमेटिक फल का उदाहरण है। खजूर में फल का प्रकार होता है, तो खजूर में फल का प्रकार यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल बीज बेरी। अगला प्रश्न है पपीता किसके द्वारा परागित होता है? तो पपीता की बात करें तो हवा के द्वारा परागित होता है। अगला प्रश्न है खजूर का प्रसार किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो खजूर का प्रसार आपसूट के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। एकांतर फलन की समस्या देखने को मिलती है, तो एकांतर फलन की समस्या किसमें देखने को मिलती है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा आम और लीची में एकांतर फलन की समस्या देखने को मिलती है। बहुतना संधायी प्रणाली किस में देखने को मिलती है? तो इसमें आपको बताना है किस में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनार। अगला प्रश्न है स्ट्रॉबेरी द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, तो स्ट्रॉबेरी के द्वारा प्रवर्धन किस में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रनर्स यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 270 क्वेश्चन नंबर है, यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों में विभिन्न एंजाइमों को सक्रिय करने में सहायता करता है और अक्सर इसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो आंसर हो जाएगा जस्ता यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है सिट्रस के फल का वानस्पतिक रूप क्या है? तो सिट्रस के फल का वानस्पतिक रूप है हेस्पेरिडियम। अगला प्रश्न है बेर का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा है? तो बेर का खाने योग्य भाग है पेरिकार्प, बेर का खाने योग्य भाग है पेरिकार्प खाया जाता है। अगला है यह पौधा पोषक तत्व मुख्य रूप से पौधों की कोशिकाओं में स्फीति दबाव बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और पानी और पोषक तत्व परिवहन में मदद करता है, तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगला प्रश्न आलू की फसल को ट्रू पोटैटो सीड टीपीएस या वानस्पतिक बीज से उगाने की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो डॉक्टर एस रामानुजन। अगला प्रश्न है सबसे गहन खेती इनमें से आपको बतानी है, तो सबसे गहन खेती जो है किचन गार्डनिंग है। सेब में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि क्या है? तो सेब में प्रवर्धन की जो व्यावसायिक विधि है वो टंग ग्राफ्टिंग है। अगला प्रश्न है त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना से पौधे लगते हैं, तो कितने % यहाँ पर आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14% से कम। अगला प्रश्न शाखाओं को झुकाने की क्रिया की जाती है, तो शाखाओं को झुकाने की जो क्रिया की जाती है वो अमरूद में। अगला प्रश्न है रिचमंड लीग प्रभाव किसके कारण देखने को मिलता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है कद्दू वर्गीय फसलों में नर पुष्पन को प्रेरित करने के काम में लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है केले में प्रवर्धन के लिए शक्कर का उपयुक्त वजन होना चाहिए, तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 750 ग्राम। अगला प्रश्न है 282 क्वेश्चन नंबर, मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम अमरूद रोपण की एक नई अवधारणा है जिसे भारत में पहली बार विकसित किया गया है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा CISH। अगला प्रश्न है 283 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको फिल करना है जीवित पेड़ों और झाड़ियों का कृत्रिम सजावटी आकार में काट-छांट करना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोपियरी कहलाता है। अगला है प्याज किसका रूपांतरण है? तो प्याज किसका रूपांतरण है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, पत्ती और तना दोनों का रूपांतरण है प्याज। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गलत कथन दिया गया है? इनमें से आपको
सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सही हैं। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर कर्नाटक में है। भारतीय इलायची अनुसंधान यहाँ पर इडुक्की केरल में है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड केरल में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कपास संकर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो विश्व का पहला कपास संकर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीटी पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुधा पर परागण वाली फसल है इनमें से? तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ज्वार, कपास और अरहर दाल ये सभी जो हैं बहुधा पर परागण वाली फसलें हैं। अगला है, गृह वाटिका के लिए पपीता की सबसे उपयुक्त किस्म आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूसा नन्हा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गृह वाटिका के लिए पपीता की सबसे उपयुक्त किस्म पूसा नन्हा है। अगला प्रश्न है, गृह वाटिका में घर के 5 से 6 सदस्यों के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 से 300। अगला प्रश्न है, ट्रक गार्डनिंग में ट्रक शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न यहाँ पर, ट्रक गार्डनिंग के लिए उपयुक्त सब्जी इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू। अगला प्रश्न है, संरक्षण खेती में सर्वाधिक खेती की जाती है। तो संरक्षण खेती में सर्वाधिक खेती किसकी की जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खीरा। अगला प्रश्न है, सब्जियों के तैरते हुए बाग देखने को मिलते हैं। तो सब्जियों के तैरते हुए बाग कहाँ देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रीनगर। अगला प्रश्न है, नर्सरी से पौधे खरीदते समय कितने प्रतिशत अतिरिक्त पौधे खरीदने चाहिए? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15% से अधिक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 295 का आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, भारत में डबल क्रॉस तकनीकी का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो भारत में डबल क्रॉस तकनीकी का अधिकतर जो प्रयोग किया जाता है वो मक्का में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हवा द्वारा परागित इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आंवला। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। तो अंगूर की खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, विटीकल्चर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेड़ इनमें से कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो फाइकस बेंगालेंसिस है। अगला प्रश्न, प्लेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो आंसर बनेगा विटामिन B3, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, MH मोरी गावड़ा। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 400 ग्राम। यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वसा का धनी स्रोत इनमें से कौन सा है? तो वसा का सबसे धनी स्रोत जो है अखरोट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोहे का धनी स्रोत आपको इनमें से बताना है। तो आंसर हो जाएगा करौंदा। अगला प्रश्न है, सब्जियां किसका कमज़ोर स्रोत हैं? तो सब्जियां जो हैं वसा का कमज़ोर स्रोत हैं। बारबेडास चेरी में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो बारबेडास चेरी में आपको बताना है विटामिन सी की मात्रा कितने विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1400 से 1600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। अगला है, पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? तो पोमोलॉजी की बात करें तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला है 308 क्वेश्चन नंबर, एक अंतः प्रजनन लाइन और एक खुली परागण वाली किस्म के बीज के संकरण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टॉप क्रॉस कहते हैं। कौन सा अटैच ग्राफ्टिंग है इनमें से? तो अटैच ग्राफ्टिंग इनार्चिंग है। अगला है, शीर्ष वर्किंग की जाती है। तो शीर्ष वर्किंग जो की जाती है वो उपरोक्त सभी में, आंवला, आम और सेब, इन सभी में शीर्ष वर्किंग की जाती है। अगला है, फलों से शराब बनाने का अध्ययन किया जाता है। तो फलों से शराब बनाने का जो अध्ययन है ओएनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतर विटामिन ए पाई जाती है। तो अधिकतर विटामिन ए किस में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा चिनोपोडियम पत्ती में। अगला है, ज्यामिति खेतों में बाग लगाने की उपयुक्त विधि आपको बताना है।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार प्रणाली। अगला है बाग लगाने के लिए उपयुक्त मृदा इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोमट मृदा। अगला प्रश्न है बाग लगाने के लिए मृदा की उपयुक्त गहराई होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 मीटर। अगला प्रश्न है बाग में सिंचाई की उपयुक्त विधि आपको यहाँ पर बतानी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रिप सिंचाई। अगला प्रश्न है वायुरोधी वृक्ष लगाने की कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न है ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन दर व इथाइलिन दर उत्पादन बढ़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लाइमेट्रिक। अगला प्रश्न है बाग लगाने की साधारण व सबसे उपयुक्त विधि इनमें से आपको बताना है, तो वर्गाकार प्रणाली यहाँ पर सही जवाब बनेगा। षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना से कितने प्रतिशत वृक्ष अधिक लगते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15%। अगला प्रश्न निम्न में से बेबी फल किसे कहते हैं, तो बेबी फल की बात करें तो केला यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला है CISH कहाँ पर स्थित है, तो CISH जो है वो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है CITH कहाँ पर स्थित है, तो CITH की बात करें तो ये श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा देश सर्वाधिक कार्बनिक उत्पाद का उपभोग करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय मृदा के लिए सुझाया गया प्रबंधन उपाय नहीं है इनमें से, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौह पाइराइट्स का उपयोग। अगला प्रश्न है कौन सा पोषक तत्व श्वसन का मुख्य तत्व कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा Fe आयरन। अगला है फल है, तो फल इनमें से आपको बताना है क्या है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पका हुआ अंडाशय। अगला है कौन सा कथन गलत है दिए गए ऑप्शंस में से, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षारीय चट्टाने स्लेट। अगला है मृदा रंग का स्पेक्ट्रम निम्न द्वारा दिया गया है, तो मृदा रंग का जो स्पेक्ट्रम है वो प्रोफेसर अल्बर्ट एच मुनसेल के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो बेरी बेरी रोग की बात करें तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला है ट्रिपल सिग्मोइड वृद्धि वक्र देखने को मिलता है, तो ट्रिपल सिग्मोइड वृद्धि वक्र जो है ये कीवी फ्रूट में देखने को मिलता है। प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है इनमें से, तो प्राकृतिक ऑक्सीजन जो है IAA है। अगला प्रश्न है सरसों के तेल में जहरीला तत्व इनमें से कौन सा है, तो सरसों के तेल में कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिनग्रीन। अगला है ऑक्सीजन पौधे के कौन से भाग में संश्लेषित होता है, तो ऑक्सीजन की बात करें तो प्ररोह शीर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनिमोफिल्स फल है इनमें से कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों नारियल और खजूर। अगला है अंगूर में खाया जाने योग्य भाग कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी पेरिकार्प और प्लेसेंटा अंगूर में खाने योग्य भाग है। अगला प्रश्न है फोर्टिफाइड उर्वरक का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोरोनेटिड SSP। अगला है चावल की खेती में प्रयुक्त होने वाला प्री इमर्जेंट शाकनाशी इनमें से आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा पायरा जो सल्फ्यूरान एथिल। अगला है जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं, तो जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। अगला है दो मुख्य फसलों के बीच छोटे छोटे अंतराल में उगाई जाने वाली फसल या ऐसे समय में जब कोई मुख्य फसल नहीं उगाई जा रही हो, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैच फसल कहते हैं। अगला है आइडियोटाइप के लिए कौन सा कथन इनमें से गलत है, तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा चावल में आदर्श पौधे का प्रकार सबसे पहले 1964 में डोनाल्ड द्वारा सुझाया गया था, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला है 750 मिमी से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुष्क खेती कहते हैं। अगला प्रश्न 75 से 120 दिनों की अवधि वाली फसल किस प्रकार की खेती में लगाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा शुष्क भूमि खेती। अगला प्रश्न आवर्तक चयन का उद्देश्य क्या है, तो आवर्तक चयन का जो उद्देश्य है उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न 345 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको फिल करना है एक कम उपजाऊ मिट्टी है और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसके क्षेत्र बाढ़ से कम
प्रभावित होते हैं, लेकिन आमतौर पर अधिक रेतीले और कम उपजाऊ होते हैं। इनमें कंकर नोड्यूल की उच्च सांद्रता होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर मिट्टी में। अगला प्रश्न है, ल्यूसर्न बीज उत्पादन क्षेत्र में आपत्तिजनक खरपतवार आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा कस्कुटा कंपेस्टिस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला है डाई एथिलीन ट्राइमीन पेंटा एसीटेट DTPA विधि का उपयोग किस पोषक तत्व विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अधिकांश मृदाओं में कण और स्थूल घनत्व निम्न में से किसके बीच भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला है 349, कुल कृषिगत भूमि कितना प्रतिशत क्षेत्र शुष्क भूमि के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा 60%। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, मृदा में अस्थायी नमी की कम मात्रा को क्या कहा जाता है। तो मृदा में अस्थायी नमी को सूखा कहा जाता है। तो दोस्तों ये 350 क्वेश्चंस आपने कवर कर लिया। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा